एक लड़का जिसके पास में अपनी खुद की बाइक है और वो कार खरीदना चाहता है लेकिन खरीद नहीं पा रहा। या फिर एक लड़का जिसे भूख लगी है और वो आज के खाने के लिए भी पैसे जुटा नहीं पा रहा, उसके पास में धन नहीं है। दोनों में से निर्धन कौन है? वही जिसके पास में भोजन जुटाने के पैसे नहीं हैं। वो लड़का तो निर्धन नहीं कहलाएगा जिसके पास में अपनी खुद की एक बाइक है और वो कार खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास में वो कार खरीदने के लिए अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि निर्धनता क्या है और हम उदाहरणों के द्वारा इसकी प्रस्तुति भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि निर्धनता क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अध्याय 3 के विषय में। अर्थशास्त्र का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को, वीडियो को, और बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले बात करते हैं अवलोकन की। अवलोकन जो हमें ये बताएगा कि इस अध्याय की शुरुआत से लेके इस अध्याय के अंत तक क्या कुछ है जो हमें इस अध्याय में देखने का मौका आज मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस अध्याय की शुरुआत की, तो इस अध्याय की शुरुआत निर्धनता से होती है। जैसा कि इसका शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती। इस अध्याय में दोस्तों हम निर्धनता के विषय में चर्चा करते हैं और स्वतंत्र भारत के जो सामने एक सबसे बड़ी कठिन चुनौती के रूप में आई है निर्धनता, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग उदाहरणों को देखेंगे और उदाहरणों के द्वारा ये जो बहुआयामी समस्या है इसकी चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करने के बाद इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों में जो निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें या बात करें पूरे विश्व की, तो भारत और विश्व में निर्धनता की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनको निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से यानी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस अध्याय में समझाया गया है। ये हमें बखूबी इस अध्याय में समझने का मौका मिलेगा। निर्धनता के कारणों कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से निर्धनता व्याप्त है, फैली हुई है, और सरकार के द्वारा जो निवारण के लिए, निर्धनता के निवारण के लिए जो उपाय किए गए हैं, जो प्रयास हैं, उसकी भी चर्चा इस अध्याय में हम करने वाले हैं। इसके साथ ही निर्धनता की जो आधिकारिक अवधारणा है उसको भी मानव निर्धनता तक के विस्तृत करेंगे और उसके बाद में अध्यापन का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आज हम निर्धनता को बहुत करीब से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी पहलू के बारे में पूछते हैं या हमारे सामने उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास में हो सकता है कि उसका जवाब हो, लेकिन जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमें वो सारे पहलुओं के बारे में भी पता चलता है जिसकी जानकारी हमें अब से पहले नहीं होती। तो चलिए अब समय और नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं इस अध्याय को, इस अध्याय के परिचय के साथ में। परिचय में हमें क्या बताया है? हमें परिचय में ये बताया है कि जो हमारा दैनिक जीवन है, जिसमें हम रोज़ अपना जीवन जीते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, अपने अपने काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थी हैं तो निसंदेह स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं और उसके बाद में अपने मित्रों सहपाठियों के साथ मिलजुल करके अपनी पढ़ाई करते हैं, खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भली भांति परिचित हैं। तो यही तो हमारा दैनिक जीवन है। तो दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना? अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के लोगों से मिलते हैं। और अब जब हमने 6वीं कक्षा को पास किया था तभी हम समझ गए थे कि विविधताएं क्या होती हैं, यानी डाइवर्सिटी क्या होती है ना? लोगों में विविधताएं क्यों होती हैं, उनके क्या मायने हैं और वो क्यों हमारे लिए मायने रखते हैं, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का उत्तर भी हमने बखूबी जाना था, है ना? लेकिन मैं आपको कक्षा 6वीं में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो आपको बस याद दिला रहा हूँ इन विविधताओं के बारे में। बहरहाल आज के अध्याय में हम बात कर रहे हैं निर्धनता की। तो मैं आपको बता दूं कि अपने दैनिक जीवन में जब हम अलग अलग लोगों से रोज़ मिलते हैं, जो हमारे परिचित भी हैं या जिनसे हम परिचित होना चाहते हैं, ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निर्धन हैं, है ना? जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं और उनके बारे में कई बार हमें सोचने में आता है, विचारने में आता है। ये लोग दोस्तों गांव के भूमिहीन श्रमिक भी तो हो सकते हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है खेती करने के लिए, कोई काम करने के लिए, जो दूसरों की भूमि पर किराए जो दूसरों की भूमि को किराए से लेकर के कई बार अपनी फसलें बोते हैं या फिर कहीं पे दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं,
है ना? और ये शहरों की जो भीड़, आपने देखा होगा शहरों में जो भीड़ होती है, उस भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, जो किसी न किसी निर्माण काम में अपना हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, है ना? काम कुछ भी हो सकता है, मज़दूरी हो सकती है, दिहाड़ी मज़दूरी आप जानते हैं क्या होती है ना? और बदले में इन्हें कुछ वेतन दे दिया जाता है, जिससे ये अपना गुज़ारा जैसे-तैसे कर लेते हैं। ढाबों में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। आप कभी किसी ढाबे पर गए हों, किसी होटल पर गए हों, तो अगर आपने किसी बाल श्रमिक को देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, आपके ज़हन में विचार ज़रूर आया होगा कि ये हमारे बराबर का, हमसे छोटा लड़का जो है यहाँ पर काम कर रहा है और ये अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, ये यहाँ पर एक कर्मचारी की तरह, वर्कर की तरह काम कर रहा है। ये चीथड़ों में बच्चे उठाए हुए भिखारी भी हो सकते हैं। कई बार हमने ऐसे भिखारियों को देखा है जिनके पास छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं और उनके साथ में वे बच्चे भी भीख मांगने का काम करते हैं। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ निर्धनता को और गरीबी को देख सकते हैं, और इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ हमारे व्याप्त है, फैली हुई है। दोस्तों, वास्तव में देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है, यानी गरीब है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ दोस्तों ये है, आप इस तरह से समझिए कि जो वर्ष था 2011 और 12, उसमें भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो मोटे तौर पर 270 मिलियन, या फिर ऐसा कहूँ कि 27 करोड़ लोग, ताकि आपको आसानी हो समझने में, निर्धनता में जीते हैं, यानी गरीबी में जीते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि दोस्तों, पूरे विश्व में भारत में, हमारे अपने देश में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, और ये इस चुनौती की गंभीरता को बताता है, दर्शाता है ना? अब दोस्तों, यहाँ पे हमें निर्धनता के दो विशिष्ट मामले देखने हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है शहरी निर्धनता। जैसा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ूंगा। जब मुझे लगेगा कि यहाँ पर आपको रुक करके कुछ समझाने की आवश्यकता है, तब मैं आपको समझाऊंगा भी। दोस्तों, हमें ये जो शहरी निर्धनता बॉक्स में जानकारी दी गई है, उदाहरण के द्वारा दी गई है, जहाँ की शुरुआत करते हैं कि 33 वर्षीय, यानी कि 33 ईयर्स के राम सरन जो है, वो झारखंड में रांची के पास में गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इमेजिन कर रहे हैं बराबर, है ना? आपने अब तक राम सरन को अपनी कल्पना में देख लिया होगा। झारखंड के पास में रांची है और उसी के पास में एक गेहूं की मिल है, जहां पर ये रोज़ अपना काम करने के लिए जाते हैं। जब कभी भी इन्हें रोज़गार मिलता है तो यह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमाते हैं, ठीक है? और दोस्तों, ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं कि 1500 रुपये क्या होते हैं, उनके क्या मायने हैं, है ना? और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने घर में अगर अभी तक परिचित नहीं हैं, आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तो अपने माता पिता से जानने का प्रयास करें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए मासिक वेतन कितने की आवश्यकता मिनिमम, यानी कम से कम पड़ती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनकी पत्नी भी है उनके 6 लोगों के परिवार में, और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे उनमें शामिल हैं। दोस्तों, रामसरन को रामगढ़ के पास में, रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता, अब हमें ये बताया जा रहा है कि रामसरन के जो पिता हैं वो भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है। अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों, रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। एक कमरे के मकान में रहता है जहाँ पर 6 लोग रहते हैं। दोस्तों, ये ईंटों और मिट्टी के कपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी दोस्तों संता देवी है, जो कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है, और दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन ये लोग जुटा लेते हैं। पर ये उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। दोस्तों,
रामसरन का बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करता है और 300 रुपये वो भी कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास में 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने के योग्य नहीं रहते। दोस्तों, जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्पपोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। ये एक उदाहरण है जो भी आपने देखा। ये शहरी निर्धनता का एक उदाहरण है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रामीण निर्धनता की। इसके उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर हमें, जैसे हमने शहरी निर्धनता में उदाहरण देखा रामसरन का, हमें यहाँ पर उदाहरण देखना है लखा सिंह का। दोस्तों, लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। दोस्तों, 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज़ थे दोस्तों, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई। और उसकी चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई और उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। दोस्तों, यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, यानी वो इसका भी उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों उदाहरण बखूबी समझ में आए होंगे। आपने भली भांति जाना कि शहरी निर्धनता क्या है और ग्रामीण निर्धनता क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी समानताएं हैं, ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मैं समझ सकता हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए हम जो है बात करते हैं अगले पृष्ठ पर जो दिया हुआ है उसकी। दोस्तों, इन दोनों उदाहरणों में निर्धनता के अनेक आयामों को हमें देखने का अवसर मिला। अब ये दोनों उदाहरण हमें क्या दर्शाते हैं दोस्तों, कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, हमने दोनों ही उदाहरणों में देखा है ना। और एक ऐसी स्थिति भी है कि कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, है ना। दोस्तों, निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का भी तो अभाव है। इसका अर्थ दोस्तों नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता के स्तर का अभाव भी है। अंततः दोस्तों, इसका अर्थ क्या है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं दोस्तों जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों पर और लगभग सभी स्थानों पर जो व्यवहार होता है वो है दुर्व्यवहार, यानी गलत व्यवहार। दोस्तों, स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इसके विपरीत सच कुछ और है कि अधिक से अधिक निर्धन लोग जो हैं वो हमारे देश में फैले हुए हैं। हर 5वां व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, ये हमने इस अध्याय में देखा है ना। दोस्तों, अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है शुरुआत से। दोस्तों, महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे, जोर दिया करते थे कि भारत जो है
वो सही अर्थों में कब स्वतंत्र होगा? तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है ना? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि निर्धनता के बहुत सारे पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं, है ना? और सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं इसे अनेक सूचकों के माध्यम से भी तो देखते हैं, है ना? अब इनमें से ये सूचक कौन कौन से हैं जो सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में भी हमें बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है ना? लेकिन दोस्तों, अब जो है निर्धनता को निरक्षरता स्तर, यानी कि कितने लोग अनपढ़ हैं, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। ये हमारे शरीर की वो क्षमता है जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करती है, मदद करती है। अंग्रेज़ी में एक शब्द इसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है जो इन दिनों काफ़ी चलन में है, जिसे कहा जाता है इम्यूनिटी। आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी, है ना? तो इम्यूनिटी ही होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ये कुछ ऐसे आदि अन्य सामाजिक सूचक हैं जिनके माध्यम से भी इन्हें देखा जाता है कि कौन गरीब है, कौन निर्धन है और कौन नहीं है। दोस्तों, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। हमें बॉक्स देखने को कहा जा रहा है। चलिए बॉक्स देखते हैं और समझते हैं सामाजिक अपवर्जन को। दोस्तों, ये अवधारणा क्या है? इस अवधारणा के अनुसार आप ऐसा समझिए कि जो निर्धनता है ना, उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि निर्धन जो हैं उनको बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले जो संपन्न लोग हैं, उनकी सामाजिक समता से अपवर्जित रह करके केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ में रहना पड़ता है ना? दोस्तों, ये एक कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं कि समान समान लोग इस तरह के आपस में रहना पसंद करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, मान लीजिए कॉलोनी है जहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घर के लोग रहते हैं, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि यहाँ पर कोई गरीब परिवार हो जो अपना गुज़र बसर कर सके, रहे आसपास। ये आप जानते हैं, है ना? दोस्तों, अब समझिए, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का एक कारण और एक परिणाम दोनों ही हो सकता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें दोस्तों, तो ये एक तरह की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिसके माध्यम से दोस्तों व्यक्ति या समूह जो है वो उन सभी सुविधाओं और लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग जो है दूसरे उनसे अधिक अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक विशिष्ट जो उदाहरण है वो है भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, अलग रखा जाता है, दूर रखा जाता है। इस प्रकार जो सामाजिक अपवर्जन है वो लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि इसके साथ में इससे भी कहीं अधिक नुकसान यानी क्षति पहुंचा सकता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा है असुरक्षा। अब इसे भी समझिए दोस्तों, निर्धनता के प्रति असुरक्षा भी एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, अब ये विशेष समुदाय कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी पिछड़ी जाति का कोई सदस्य ले लीजिए, या फिर वो व्यक्तियों को ले लीजिए जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है ना? तो दोस्तों, इनके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावनाओं को जताता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असुरक्षा का निर्धारण जो है परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी के अवसरों के रूप में जो हमारी जीविका होती है ना, उसको खोजने के लिए अलग अलग समुदाय के पास में कितने विकल्प उपलब्ध हैं, इस बात से किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही है और आप इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, है ना? दोस्तों, अब समझिए कि इसके अलावा भी इसका जो विश्लेषण है वो प्राकृतिक आपदाओं,
प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? भूकंप हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गई, ये सब। और आतंकवाद भी है दोस्तों। आदि मामलों में अगर हम बात करें तो इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अतिरिक्त विश्लेषण के तौर पर इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर भी किया जाता है। और वास्तव में दोस्तों जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर बेरोजगारी हो यानी नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का जो निरूपण है उसे ही आप असुरक्षा कह सकते हैं। यही असुरक्षा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस अध्याय की शुरुआत में जब हम अवलोकन देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो निर्धनता रेखा है उसकी भी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। कौन इससे नीचे है, कौन इससे ऊपर है। तो चलिए बात करते हैं निर्धनता रेखा की। दोस्तों निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्य रूप से निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य, जो सभी ने मान ली हो, सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। और किसी व्यक्ति को जब निर्धन माना जाता है यदि जब उसकी आय या उपभोग स्तर जो होते हैं वो न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाएं। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ना, उसके एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अब इसे थोड़ा गंभीरता से समझिए दोस्तों। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो विभिन्न कालों यानी समय एवं विभिन्न देशों में अलग अलग हैं दोस्तों। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा जो है वो अलग अलग हो सकती है दोस्तों। प्रत्येक देश जो है वो एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। इसका एक उदाहरण भी दिया है, इसे समझिए। उदाहरण के लिए बताया है कि अमेरिका में उस आदमी को दोस्तों निर्धन माना जाता है जिसके पास में कार नहीं है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है, यानी कार है मतलब कि आदमी निर्धन तो नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। अब समझिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण जो है ये करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है दोस्तों। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है दोस्तों। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो ऐसे सूत्र हैं जो बताते हैं कि कोई निर्धन है या नहीं, तो ये किस पर आधारित है? कैलोरी वाली बात पर, है ना, कैलोरी की आवश्यकताओं पर। अब जैसे जो खाद्य वस्तुएं हैं ना, अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, दूध, तेल, चीनी आदि जो हैं ये मिलकर के इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं दोस्तों। इसके अलावा आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर भी कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और चूंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता जो है वो क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। आप देख सकते हैं 2400 है ना, ठीक है दोस्तों। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति जो मौद्रिक व्यय है ना, उसको कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है, यानी बदला जाता है और ज़्यादा उसमें मूल्यवर्धन किया जाता है दोस्तों। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए जो निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह जो है वो किया गया। ठीक है दोस्तों, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद भी जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए
उच्च राशि जो है वो निश्चित की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो है वो गांव की अपेक्षा अधिक होती हैं। इस प्रकार से वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का जो परिवार है निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय जो है दोस्तों वो लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह से दोस्तों परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता पड़ती है। निर्धनता रेखा का आकलन दोस्तों समय समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है जो कि सामान्यतः हर 5 वर्ष पर होता है। दोस्तों ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए जो विश्व बैंक है जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1.9 डॉलर जो 2011 का PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया है निर्धनता के अनुमान, जिसमें हमें एक तालिका का जिक्र किया गया है 3.1, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो निर्धनता अनुपात है वो वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट इसमें आ गई है। और वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। दोस्तों इसके बावजूद ये बताया गया है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों कौन कौन से 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन और वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2% और वर्ष 2004-05 से 11-12 के बीच में ये हुई है। ठीक है, ये वह तालिका है जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। यहाँ पर निर्धनता का अनुपात बताया है प्रतिशत में और यहाँ पर बताई है निर्धनों की संख्या करोड़ में। अगर बात करें 1993 और 94 की तो ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करें तो निर्धनता का अनुपात 50% था और शहरी निर्धनता का अनुपात 32 था। दोनों का योग कर देंगे तो 45 एवरेज आता है। अगर बात करें दोस्तों निर्धनों की संख्या की करोड़ में तो ग्रामीण स्तर पर 329 करोड़ लोग जो हैं वो निर्धनता की श्रेणी में आते थे। शहरी स्तर पर 75 करोड़ और संयुक्त योग हो जाता था 404 करोड़ का। इसके बाद में बढ़ते बढ़ते 2011-12 का जब समय आया तो ग्रामीण स्तर पर निर्धनता के अनुपात में 26% और शहरी स्तर पर निर्धनता का अनुपात 14% और योग आया 22%। ठीक है, यानी कम हो गया है ना। कितना हुआ ये आप देख सकते हैं। और निर्धनों की संख्या की बात करें तो ये भी कुछ कम हुई है। ग्रामीण जो कि 1993-94 में 329 थे अब 217 बचे हैं। शहरी जो 75 थे 53 में आ गए और संयुक्त योग जो 404 था वो हो गया 270 करोड़ के आसपास, है ना। दोस्तों अब बात करते हैं असुरक्षित समूह की। दोस्तों निर्धनता रेखा से यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी जो है वो भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, है ना, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। समझिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है ना। दोस्तों सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को ये दर्शाता है 3.1 का जो आरेख दिया गया है। दोस्तों यद्यपि निर्धनता रेखा जो है उसके नीचे के लोगों का जो औसत है वो भारत में सभी समूहों के लिए कितना है 22 है। अनुसूचित जनजातियों के
100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की जो बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर उनका भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को भी दर्शाता है। दोस्तों हाल के कुछ अध्ययनों ने यह बताया है कि 1990 के दशक के समय में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़ करके अन्य सभी 3 समूह कौन कौन से अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में जो है वो कमी आई है ना। दोस्तों इन सामाजिक समूहों के अलावा जो परिवार है उनमें भी आय असमानता देखी जा सकती है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। अब हमें एक कहानी बताई गई है, शिवरमन की कहानी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आयु थानथियार मोची जाति का है और अब वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में दोस्तों काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। और अन्य समय क्या होता है दोस्तों, अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम किया करता है। उसकी पत्नी है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। दोस्तों परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में है। दोस्तों उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा है बेटा। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना भी विलासिता कहलाई जाती है और उसके बस से ये सब बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी तो करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर कोई खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है ना। दोस्तों अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय असमानताओं की। कहानी से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा समझा होगा, मैं जानता हूँ। चलिए दोस्तों, भारत में निर्धनता का एक और पहलू या ऐसा कहिए कि एक और आयाम भी है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से दोस्तों राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट दोस्तों आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर
कुछ अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, चलिए अब इसकी बात करते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, जैसे कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.99 से कम पर जीवन निर्वाह करना, इनमें रहने वाले लोगों का अनुपात जो है 1990 के 36% से गिर करके 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि दोस्तों वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट तो आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। दोस्तों, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में बहुत विशेष रूप से कमी आ गई है। चीन में निर्धनता की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2000 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.6% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनमें निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। दोस्तों, निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी तो कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घट करके 2013 में 274.5 मिलियन ही रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण दोस्तों भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से जो है हमें बताया गया है अधिक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सब सहारा जो है वो अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। आरेख 3.3 देखने के लिए कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये आरेख ज़रूर देखेंगे, है ना। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। रूस जैसे कुछ पूर्व समाजवादी देश हैं जहाँ पर निर्धनता फिर से व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। दोस्तों, ये सब आंकड़े हैं जो हमें अलग अलग जगह पे निर्धनता का अनुमान कराते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे गरीबी कितनी अधिक फैल गई है। अब चलिए बात करते हैं निर्धनता के कारणों की। दोस्तों, भारत में व्यापक निर्धनता के तो बहुत सारे कारण हैं, अनेक कारण हैं, और एक ऐतिहासिक कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। दोस्तों, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को बिल्कुल नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसका परिणाम ये निकल के सामने आया कि रोजगार के अवसर घट गए और आय की वृद्धि दर गिरती चली गई। इसके साथ साथ दोस्तों जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि भी हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत ही कम कर दिया, आर्थिक प्रगति को बढ़ाया और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का एक चक्र जो है वो इसी तरह यथावत बना रहा। इसके बाद दोस्तों सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से जो कृषि क्षेत्र है इसमें रोजगार के कई अवसर तो सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। दोस्तों, सार्वजनिक या निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध तो कराए हैं, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग दोस्तों रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लग गए। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लग गए और निर्धनता की समस्याएं, जो कि मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना भी है, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। उचित निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। दोस्तों, इनका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी है, यानी असमान रूप से बंटवारा भी है। दोस्तों, अनेक नीतियां भी हैं, लेकिन इन नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से निपट नहीं सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित
भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने कुछ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन जो है वो सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इनके लिए कर्ज लेते हैं। दोस्तों, निर्धनता के चलते पुनः भुगतान जो है करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि लोन ले लेते हैं, और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही बन जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों निर्धनता निरोधी उपायों की, जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर बताया है दोस्तों कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति जो है मोटे तौर पर जो दो कारक हैं उन पर निर्भर करती है। एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, है ना दोस्तों। 1980 का जो दशक था उसकी शुरुआत तक जो है ये समाप्त हुए जो 30 वर्ष थे उनकी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। फिर 1950 का दशक आया, उसके शुरुआत में आधिकारिक निर्धनता अनुमान जो है 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। दोस्तों 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर जो है विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को तो कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए दोस्तों ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तथापि ये संभव है कि जो आर्थिक विकास से सृजित अवसर है उनसे निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त दोस्तों कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं दोस्तों जिनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों तक के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। दोस्तों इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। दोस्तों ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का जो हिस्सा है वो क्रमशः 23%, 17% और 53% है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जिक्र आता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का, है ना दोस्तों। इसी तरह राज्य सरकारें भी जो है योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध मान लीजिए नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इसे लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है दोस्तों जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जिक्र आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। ये दोस्तों एक और अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया, शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार जितने युवा हैं
उनके लिए स्वरोजगार के जो अवसर हैं उनका सृजन किया जाए। और दोस्तों, इन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी इनकी जो है सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1995 में की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना था। इसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है दोस्तों, सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में इसका शुरुआत की गई, इसका आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जो है जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान इसमें की जाती है। फिर एक और जिक्र आता है महत्वपूर्ण योजना का, जो है अंत्योदय अन्य योजना। इसके बारे में दोस्तों हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे परिणाम अच्छे सामने आए हैं। इन सब परिवर्तन जो है वो ज़रूर लेकर के आया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भावी चुनौतियों की। दोस्तों, भारत में निर्धनता निश्चित रूप से इनमें गिरावट तो आई है, लेकिन दोस्तों प्रगति के बावजूद भी निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती भी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में दोस्तों निर्धनता में व्यापक असमानता देखने को मिलती है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक सुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में दोस्तों क्या होगा, अधिक प्रगति होगी। और दोस्तों ये मुख्य रूप से उच्च आर्थिक समृद्धि, जनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। दोस्तों, लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जो जीवन निर्वाह है उसके न्यूनतम स्तर के विषय में भी है। दोस्तों, आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना जो है, लैंगिक समता तथा निर्धनों के सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस अध्याय के सारांश की। तो दोस्तों हमने इस अध्याय में क्या देखा कि निर्धनता के बहुत सारे आयाम हैं और सामान्य रूप से इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया है। लेकिन हाल के वर्षों में दोस्तों निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। और इसी प्रकार चुनौतियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। निर्धनता क्या है ये आप समझ गए होंगे, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से सुधार हैं जो हमने किए वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको अध्याय समझ में आया हो और इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाएँ इस अध्याय को, इस जानकारी को। और दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।